आप सभी छात्राओं को हम अपने YouTube चैनल MRF क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी छात्राओं को बता दें कि अब हम लोग का परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम लोगों ने अब प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव का क्लास रखने का सोचे हैं। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चाहेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव के प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस सभी प्रश्न का उत्तर यदि आप जानते हैं तो उसे कमेंट में लिखने का प्रयास करेंगे। आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं क्लास 10th का इस साइंस के ऑब्जेक्टिव को। ये सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमने कोशिश किया है कि वो सभी प्रश्न को टच करें जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया है। वैसे प्रश्न को हम अवश्य टच करें जो आगे आने की भी काफ़ी संभावनाएं व्यक्त करता है। हम वैसे प्रश्न को लिए हैं जिसमें थोड़ा सा आपको अपने माइंड को अप टू डेट करना पड़ेगा और अपने समझ बूझ के साथ सभी प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। आइए बारी बारी से हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि यदि हम लोग वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन कितना % रहता है, 78%। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, 21%। और यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये पाया जाता है 0.03%। हम लोग देखते हैं पहला है 0.3% जो कि नहीं होगा, दूसरा है 0.03%, हमारा आंसर यही होगा। और 21% यदि पूछा जाएगा तो वो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी हरे पेड़ पौधा है ये मान लीजिए कोई पौधा की पत्ती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में उसे आवश्यकता पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, क्लोरोफिल का, सूर्य के प्रकाश का। और यहाँ पे हम लोग देखें कि इसमें खनिज लवण चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी इसमें सभी सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कवक में पोषण की कौन सा विधि पाया जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है। तो याद रखिएगा कवक में कौन सी विधि पाया जाता है, तो विषम पोषी पाया जाता है। कौन सा पोषण इसमें पाया जाएगा, विषम पोषण पाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जठर ग्रंथि। हम लोग जानते हैं कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो अपना लोग के अमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा, अमाशय में पाया जाएगा। जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं ऊपर वाला भाग को कार्डियक कहते हैं, बीच वाला भाग को फुंडिक कहते हैं और नीचे के भाग को पाइलोरिक कहते हैं। इसी अमाशय में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है, नाम जठर ग्रंथि। इसका नाम हो गया जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। उसमें हम लोग पूछा गया जठर ग्रंथि पाई जाती कहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथि, तो फेफड़ा में ग्रंथि नहीं पाया जाएगा। यकृत में पित्ताशय पाया जाता है। यकृत में क्या पाया जाएगा, पित्ताशय। और अमाशय में क्या पाया जाता है हम लोग का, जठर ग्रंथि। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका,
अमाशय में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा, अमाशय में पाया जाएगा। इससे कौन सा रस निकलता है, तो जठर रस निकलता है। इसमें एक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा HCl। HCl का pH मान कितना होता है, तो लगभग 1 के बराबर होता है। इसका pH मान कितना होता है, लगभग 1.05 के आसपास होता है। याद रखिएगा, जो भी जिसका pH मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि पेट में पचा भोजन कैसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे अम्लीय होता है। पेट में पचा भोजन कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पित्त रस का रंग कैसा होता है। हम लोग सभी जानते हैं पित्त का निर्माण पित्ताशय में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। ये मान लीजिए यकृत है। इस यकृत में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पित्ताशय। इस ग्रंथि का नाम क्या है, पित्ताशय। पित्ताशय में बनता है पीतरस। पित्ताशय में क्या बनता है, पीतरस। और पीतरस का pH मान लगभग कितना होता है, 7.8। कितना होता है pH मान, pH मान होता है 7.8। पित्ताशय का pH मान 7.8 और इसका रंग कैसा होता है, पीला रंग का। किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा बिलिरुबिन के वजह से। किसके कारण होता है, बिलिरुबिन की वजह से, बिलिरुबिन। पित्त का काम क्या है, वसा के चिकनापन को हटाना। पित्त का काम क्या हो गया, वसा का चिकनापन को हटाना। ये कहाँ मिलता है, जब भी भोजन छोटी आंत में जा रहा होता है उसी समय पे पित्त मिलता है और उस भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय। क्यों बनाता है क्षारीय सर, क्योंकि इसका pH मान कितना होता है, 7.8। pH मान कितना होता है, 7.8। इसीलिए यह भोजन को कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। तो बताइए पित्त रस का रंग कैसा हो जाएगा, पीला। कहीं कहीं पे इसका लिखा हुआ मिलेगा आपको पीला और हरा, तो मुख्य रंग हम लोग का जो ऐसा होगा वो पीला होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसे पौधा का प्रकाश सांश्लेषी इकाई कहते हैं। पेड़ पौधा का प्रकाश संश्लेषी का इकाई किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है प्लास्टिड, तीसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है ग्रेना। यहाँ पे हम लोग ग्रेनम हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषी का इकाई जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। और इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण का क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे प्राणी संपोषण। तो याद रखिएगा ये प्राणी संपोषण होगा। जो अपने भोजन सड़े गले चीजों से लेता है उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाता है सर, एग्जाम्पल कुकुरमुत्ता या गोबर छत्ता या मशरूम, ये सब इसी का एग्जाम्पल होता है। क्या हो जाएगा, जो भोजन अपना स्वयं बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। चलिए कर्मानुकुचन गति पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि जब भोजन मुख में जाता है तो मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है, और भोजन जब नीचे की ओर जाएगा तो इसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं, और ग्रसनी के बाद चला जाएगा ग्रास नली में। ग्रास नली में ही भोजन कर्मानुकुचन गति में जाता है। जिस प्रकार से आप लोग कभी पेस्ट को जब खत्म हो जाता होगा तो पेस्ट को दाब दाब के बाहर निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग का भोजन भी आमाशय में कैसे जाता है, कर्मानुकुचन विधि से। क्योंकि यदि डायरेक्ट वहां पे जाएगा गिरेगा तो आमाशय में चोट लगने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसीलिए भोजन आमाशय में किस विधि से जाएगा, कर्मानुकुचन विधि से। और ये होता कहाँ पे है, तो ये होता है यहाँ पे, ऑप्शन मिस है तो इसको हम लोग बनाएंगे ग्रास नली। ये कहाँ होता है, ग्रास नली में। क्वेश्चन आएगा कि कर्मानुकुचन विधि कहाँ से होता है, कहाँ पे होता है, तो ग्रास नली में होता है। ग्रास नली की लंबाई कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ग्रास नली की लंबाई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर। इंच में बोले तो इंच में बोले तो इंच में कितना होता है, 10 इंच।
कितना इंच हो जाएगा? 10 इंच। एक एक बच्चा बताइएगा कि बताइए कर्मानुकूलन विधि कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ग्रास नली में होता है। ग्रास नली की लंबाई कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। जब इंच में पूछेगा तो 10 इंच होता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है। ग्रास नली के ऊपर क्या होता है? ग्रसनी होता है। ग्रसनी कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग श्वास नली में चला जाता है और एक चला जाता है ग्रास नली में। उस जगह पे एक जो ढक्कन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एपीग्लोटिस कहते हैं। क्या कहेंगे? एपीग्लोटिस। आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रास नली। चलिए हम लोग अब इंजाइम की थोड़ा बात कर लें। क्वेश्चन है ट्रिप्सिन इंजाइम पाया जाता है। क्या है क्वेश्चन में? ट्रिप्सिन नामक इंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है मुख्य रूप से ये अग्नाशय में होता है। अग्नाशय का आकार पत्ता के समान होता है। हम लोग जानते हैं इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसे कौन ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसमें हम लोग देखें सबसे पहले होता है अल्फा सेल, फिर होता है बीटा, होता है एप सेल। हम लोग जानते हैं अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागन। अल्फा सेल से क्या निकलेगा? ग्लूकागन। बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन से क्या निकलेगा? एस्मेटो। देखते हैं 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। लेट, LAT, L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। तो ये मुख्य रूप से निकल कहाँ रहा है? तो याद रखिएगा अग्नाशय में। अग्नाशय में ये मिलता कहाँ पे है? तो आंतरस के साथ मिल जाता है। इसीलिए ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, आंतरस हो जाएगा। तो याद रखिएगा पित्ताशय में क्या बनता है? तो पित्ताशय में बनता है पित्त। पित्त का पीएच मान कितना होता है? आगे हम लोग बताए थे 7.8। पित्त किस प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अमाशय में हम लोग कौन सा ग्रंथि देखे थे? जठर ग्रंथि देखे थे। कौन ग्रंथि देखे थे? जठर ग्रंथि। एक एक बच्चा बताइएगा जठर ग्रंथि जो होता है उसमें कौन सा रस पाया जाता है? जठर रस। जठर ग्रंथि में कौन सा रस पाया जाता है? जठर रस। जठर रस में हम लोग देखे 2 प्रकार का एंजाइम रहता है। एक पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। पेप्सिन कौन सी का पाचन करेगा? प्रोटीन का। जबकि रेनिन कौन सी का पाचन करता है? किस चीज का पाचन करता है? तो ये केसिन का पाचन करता है। सर ये केसिन क्या है? दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन। केसिन क्या है? दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन। केसिन क्या है बाबू? दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन होता है और ये केसिन को बदल देता है केसिनोजेन में। किस में बदल देगा? केसिनोजेन में। हम लोग फिर से एक बार बात करें। आइए देखते हैं। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम आंतरस के साथ चला जाएगा। मैं रुकिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। देखिए आहार नाल कि किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो सबसे नीचे के भाग में पूर्ण होगा। और आहार नाल के सबसे नीचे और महत्वपूर्ण भाग का नाम क्या है, तो याद रखिएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा, छोटी आंत। एक एक बच्चा बताइएगा छोटी आंत में के कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग हो जाएंगे, 3 भाग। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग। सबसे ऊपर वाला का नाम है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। बीच वाला का नाम क्या है, जेजुनम। और सबसे नीचे वाला का नाम क्या है, इलियम। इलियम में, इसी इलियम में पाया जाता है उंगलीनुमा संरचना। इसी उंगलीनुमा संरचना को हम लोग कहते हैं बिलाई। क्या कहते हैं, बिलाई। बिलाई को ही क्षुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। यह क्या करता है, यह सभी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। पोषक तत्वों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। हम लोग का कह रहा है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ग्रसनी में तो होता ही नहीं है, क्योंकि मुख के बाद भोजन सीधा ग्रसनी में आ जाता है, तो ग्रसनी में पाचन तो होता ही नहीं है। अगला कह रहा है छोटी आंत, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत। अमाशय में हम लोग देखें किस चीज का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। अब प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। हम लोग का कहता है मल नली में, तो यहाँ से तो बाहर निकलता है हम लोग का पचा हुआ भोजन। आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत। आयरन पाया जाता है। आयरन मीन्स लोहा। क्वेश्चन है कि लोहा कहाँ पाया जाता है, तो लोहा कहाँ पाया जाएगा, तो सबसे पहले कहता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। क्वेश्चन आएगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो ये आंसर होगा नहीं, हमसे पूछ रहा है आयरन की बात। फिर कह रहा है लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है, कैसा प्रोटीन है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अच्छा एक एक बच्चा बताइए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना, हीमो और ग्लोबिन। हीमो का मतलब हेमेटाइट से होता है, हेमेटाइट। आप हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन के अयस्क के बारे में जानते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, Fe2O3। हेमेटाइट, इसमें क्या पाया जा रहा है, लोहा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, लाल रक्त कणिका। तो याद रखिएगा इसका आंसर लाल रक्त कणिका हो जाएगा। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या है, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस प्लस। अगला क्वेश्चन कह रहा है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, यानी कि सजीवों में कौन कौन सा क्रियाएं होती है। तो सबसे पहला इसका ऑप्शन है उत्सर्जन। बिल्कुल होता है, सभी जीव उत्सर्जन करते हैं। अब दूसरा है शोषण। यहाँ पे शोषण, ये शोषण से संबंधित होना चाहिए, ये गलत है। तो शोषण भी होता है, जनन भी होता है, इनमें से सभी। जनन क्या होता है, अपने समान यदि आप नए जीव को जन्म दे रहे हैं तो उसे जनन कहते हैं। अपने शरीर से बेकार या उत्सर्जी पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें वायु को ग्रहण करके ऑक्सीजन को तोड़ते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं उसे शोषण कहते हैं। तो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग उत्सर्जन करने जाते हैं, फिर हम लोग में जनन होता है। इनमें से सभी आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह सभी इनका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें उस सभी जीवों में, सभी सजीवों में उत्सर्जन भी होता है। उत्सर्जन मतलब आप समझ रहे हैं, टट्टी बाहर निकालना। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिर से, जिसको हम लोग आगे ऊपर जिक्र किए थे कि वायुमंडल में गैस। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो गैस होता है उसमें सबसे अधिक किसी का अधिमात्रा होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। सबसे अधिक किसका मात्रा होता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है बाबू, 78%। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 78%। उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होगा, 21% होता है। ऑक्सीजन 21% होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 21% होगा, 21 ठीक से लिख देते हैं। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 0.03% होता है। वर्तमान में इसकी मात्रा अभी बढ़ गया है, 0.04% हो गया है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 0.04%। लेकिन आपको अपने बुक के अनुसार चलना है 0.03%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो होगा नहीं, 21% किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, ये नहीं होना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 0.03%।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना भोजन का पचना एक प्रकार का कैसा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना एक प्रकार का कैसा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? क्वेश्चन है इन निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है या इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसमें हम आपको बताए थे क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक। मुख्य रूप से हरित लवक को ही प्रकाश संश्लेषण का क्या कहा गया है? अंग कहा गया है या इकाई कहा गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। आप बताइएगा आपका कितना सही हो पा रहा है। वसा के पाचन में सहायक होता है, यानी कि वसा का पाचन कौन करता है? हम लोग जानते हैं कि बस पूर्ण पाचन का जो होता है, पूर्ण पाचन होता है कहाँ पे? हम लोग देखते हैं ये आपका अग्नाशय था। अग्नाशय में 4 भाग था। एक भाग से इसको अल्फा सेल, दूसरे भाग को हम लोग कहते थे बीटा सेल, और तीसरे भाग को क्या कहते थे? डेल्टा सेल से, और अगला था एफ से। इससे निकलता है 3 प्रकार का एंजाइम, LAT, ये क्या है? लाइपेज। दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है ट्रिप्सिन। याद रखिएगा, लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। एमाइलेज किसका पाचन करेगा? ये करेगा ग्लूकोज का। और ट्रिप्सिन किसका करेगा? प्रोटीन का। तो क्वेश्चन आया है कि वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? तो देखिए तो लाइपेज। तो लाइपेज यहाँ पे होगा लाइपेज, ट्रिप्सिन नहीं होगा, लेक्टेज नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। आप जानते हैं कि अमीबा जो है किसी भी प्रकार का यदि संरचना बना दें, ये अमीबा है और ये अमीबा का क्या है? कूटपाद। अमीबा का ये क्या होता है? कूटपाद। अमीबा के झूठे पैर को कूटपाद कहते हैं। बीच में इसका क्या हो जाएगा? नाभिक। ये बीच में उसका क्या है? नाभिक। बीच में इसका नाभिक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका रसधानी है। क्या है बाबू? रसधानी। ये है इसका रसधानी। तो अपना भोजन किसके सहायता से पकड़ता है? कुटपाद के सहायता से। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है दांत के द्वारा, गलत है। तो किसके द्वारा ग्रहण करेगा अपना भोजन? कुटपाद के द्वारा करेगा। केचक द्वारा नहीं, तो कुटपाद द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, वहां तो भोजन का पाचन होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाला लार की ग्रंथि है? हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार की ग्रंथि पाया जाता है। और पहला लार की ग्रंथि होता है पेरोटिड, फिर होता है सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। अब हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? पेरोटिड। तो पेरोटिड निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार की ग्रंथि नहीं है? लार की ग्रंथि पेरोटिड भी है, हम लोग के पास सबलिंगुअल भी है और सब मैंडिबुलर भी है। बुर्नस कोई ग्रंथि हम लोग के मुख में नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, कट गया ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्नस ग्रंथि। बताइए मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुखबे से हो जाता है। कहां से हो जाता है? मुखबे से। याद रखिएगा मनुष्य में पाचन का शुरुआत कहां से होता है? मुख से होता है। मुख के बाद भोजन कहां चला जाता है? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद भोजन कहां चला जाता है? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन कहां चला जाता है? अमाशय में। अमाशय के बाद फिर छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद उसी में एक पाया जाता है मलाशय। वहां के बाद भोजन जो भी अपशिष्ट बनता है वो बाहर निकल जाता है। तो पाचन की शुरुआत कहां से हो जाएगा? मुख से हो जाता है। पाचन की शुरुआत कहां से होता है? मुख से होता है। तो पाचन की शुरुआत मुख से होता है। मुख में पचा भोजन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा मुख में पचा भोजन बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख में पचा भोजन बोलस कहलाता है। मुख में किस चीज का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पूछा जाएगा मनुष्य के मुख में किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। C6H12O6 इसका पाचन कौन करता है? याद रखिएगा टाइलिन। क्या कौन करेगा? टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है? ये मंड को माल्टोज बना देता है। मंड को क्या बना देता है? माल्टोज बना देता है। फिर से सुनिए, मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से होता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र
O6 होता है। फिर हम लोग देखें मुख में पचा भोजन बोलस कहलाता है। और इसमें हम लोग देखें कि एक एंजाइम भाग लेता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन का काम है मंड को माल्टोज बना देना। मंड एक प्रकार का शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे मुख में किस चीज का पाचन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। अगला कहता है दंत परिसरेक। यहाँ पे दंत अस्थिक्षय होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, उसको हम सही कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दांत का अस्थिक्षय का कारण क्या है? मीठा चीज खाने से। क्वेश्चन कह रहा है कि दांत का क्षय कब होता है? जब हम लोग मीठा खाते हैं। बिल्कुल सही है, जब हम लोग मीठा खाते हैं तो दांत का क्षय होता है। अगला कह रहा है दांत के सफाई न करने से। अब जब आप बार बार दांत ना धोबू तो दांत में पिल्लू लगे कि ना लगी? दांत में पिल्लू अवश्य लगी, तो दांत क्षय हो ही। दूसरा है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करने में। बिल्कुल सही है, यदि बैक्टीरिया अम्ल का निर्माण करेगा तो दांत का क्षय होगा। और दांत को सबसे अधिक कौन सा गैस क्षति पहुंचाता है? तो फ्लोरीन पहुंचाता है। और आगे हम लोग कहते हैं इनमें सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ये बहुत ही आसान लेकिन हाँ दिमागदार क्वेश्चन था, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग से ये प्रश्न सही अवश्य हुआ होगा। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। कहता है वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे जड़ से जल, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कह सकता है नीलेश कि वह प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से CO2, जड़ से जल और पत्ते में उपस्थित क्लोरोफिल के मदद से अपना भोजन स्वयं बनाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र हो जाता है C6, एक मिनट, इसका सूत्र हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O। इसका होता है सूर्य प्रकाश बटे क्लोरोफिल। दिखाई पड़ रहा है? सूर्य प्रकाश बटे क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश बटे क्लोरोफिल। इधर क्या हो जाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहाँ पे हम लोग एक एरो दे देते हैं ऊपर की ओर। याद रखिएगा, ये पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन अपना लोग का निकला है, ये यानी कि इस पार्ट के बारे में पूछ रहा है। ये जो निकला किसके विखंडन से निकलता है? तो याद रखिएगा ये किसके विखंडन से निकलता है? जल के विखंडन से निकलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन जल, ए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो बच्चा जान रहा है, हम भी जान रहे हैं, तो दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा। क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। इसमें मुख्य तत्व क्या होता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। हरे पेड़ पौधा का रंग हरा किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम तत्व है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो भाई एक प्रक्रिया है जनन। यार जनन प्रक्रिया द्वारा कब से
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहने लगा। इसका तो ऑप्शन खरे खरी गलत कर दीजिएगा आप लोग। जनन प्रक्रिया द्वारा बच्चा का संतुलन बना रखता है। ये तो ऐसा टॉपिक है पढ़ना कोई नहीं चाहता है, करना सब कोई चाहता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जनन क्रिया द्वारा तो बच्चे का संतुलन बनाए रखता है रहता है, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन को निकालते हैं, और जब वो भोजन बना रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और जब वो शोषण लेते हैं। ध्यान से सुनिए, दो बात और यहाँ पे, यदि पेड़ पौधा शोषण करेगा, पेड़ पौधा शोषण में कौन सा गैस लेता है? ऑक्सीजन। जब प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उस समय पे वो कौन सा गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लेता है, ये तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है जब इसको भोजन बनाना होता है। तो पेड़ पौधा कब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? जब उसे भोजन बनाना होता है। और कब वो सांस में कौन सा गैस लेता है? तो हमेशा सांस में ऑक्सीजन गैस लेता है। तो ये कौन सी के द्वारा हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हो जाएगा। आइए, आज हम लोग को बहुत प्रश्न है, हम लोग पूरे अपने दिल और दिमाग को थाम के बैठेंगे और आज के पूरे प्रश्न को निपटा देना है। क्या करना है? निपटा देना है। और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ अपना प्रयास करें। इसमें से जो प्रश्न आपसे नहीं बन पाता है, उसे कोशिश करें अपने कॉपी में लिखने का, उसे कोशिश करें कि आप उस प्रश्न को बार बार देखें। और हमारा आशा नहीं, हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़कर रेगुलर बेस पे अपना अध्ययन प्रारंभ कर दीजिएगा, तो हम आपको इतना याद करा देंगे कि कॉपी और चीट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में इतना प्रश्न घुस जाएगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके मन में एक ही सवाल रहेगा कि बन तो सब प्रश्न रहा है, छोड़ें किसको? छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और कहा भी जाता है कि हाथी बैठ भी जाता है तो गधा से ऊंचा रहता है। तो हम आपको हाथी बनाएंगे और हम आपको क्लास में इतना याद करा देंगे कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के बस यही सोचिएगा, लिखिए, पहले बना ले तब हंसें कि पहले हंस ले तब बनाए। जैसे ही प्रश्न मिलेगा आप इस बात पे सोचने लगिएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन कौन सी में बदल देता है बाबू? ये पेप्सिन पाया जाता है हम लोग के अमाशय में। पहली बात, ये पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा? अमाशय में। अमाशय में कौन सा ग्रंथि है? तो जठर ग्रंथि है सर। जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलेगा सर? तो जठर ग्रंथि से हम लोग देखें, एक HCl निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा सर? पेप्सिन निकलेगा, तीसरा क्या निकलेगा भाई मेरे? तीसरा निकलेगा आपका रेनिन। याद कीजिए, हम लोग आपको बताए हैं कि HCl भोजन को गलाता है। हम लोग के भोजन को गलाने का काम किसका है? HCl का। पूछता है नीलेश कि जब हम लोग खाना खाते हैं, मांस खा लेते हैं, तो मांस गल जाता है, लेकिन अपना पेट क्यों नहीं गलता है? इसमें हम लोग के अमाशय में एक परत है बाबू, जिसका नाम है म्यूकोसा। क्या नाम है? म्यूकोसा। इस परत का नाम है म्यूकोसा। म्यूकोसा किस प्रवृत्ति का होता है सर? यह क्षारीय प्रकृति का होता है बाबू। और क्षारीय प्रकृति के होने के वजह से अम्ल है, और अम्ल और क्षार जब मिलता है तो लवण और क्या बना देता है? जल बना देता है। और लवण जो है चला, ये उदासीन प्रकृति में चला जाता है, जिस वजह से हम लोग का जो अमाशय है वो सलने गलने से और बच जाता है और HCl गला नहीं पाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार और अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है कि पेट में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? तो आप लोग केवल गाली सुने होंगे पेट में घाव होगा, लेकिन पेट में होने वाले घाव को बायोलॉजी पेप्टिक अल्सर कहता है। क्या कहता है? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या कहेगा बाबू? पेप्टिक अल्सर। एक एक बच्चा बताइएगा क्या कहेंगे उसे? पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये कह रहा है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन सी में बदल देता है? पेप्टोन में। आवाज नहीं आया? कौन सी में बदल देगा? पेप्टोन में। और आपका पेप्टोन कितने नंबर पे है? तो पेप्टोन है A नंबर पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? A नंबर पे, A हो जाएगा। जब हम लोग शरीर में प्रोटीन टूटता है तो वो एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले। हाँ, ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि खाली वैसे वैसे प्रश्न का चयन किए हैं जो हम लोग से टच नहीं हो पा रहा है। हमें आशा नहीं,
पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न कोई गलत नहीं करेगा, और जो गलत करेगा वो हमें पार्टी देगा। चलिए, मनुष्य में दांतों की कुल संख्या वयस्क में पूछ रहा है बाबू, दो बात समझो। अब जीवन में दांत कितने बार आता है, तो 2 बार आता है सर, 2 बार। एक बार बचपन में आता है सर, फिर हम लोग एक बार 12 से प्लस एज को क्रॉस करते हैं सर, तो 12 वर्ष के बाद भी आता है। और 12 वर्ष के बाद जो दांत आता है उसे अस्थाई दांत कहते हैं। 12 वर्ष के बाद जो आएगा उसे कौन सा दांत कहते हैं, अस्थाई दांत। अब बचपना में जो आवे हो रे वो दूध पिए ही तो ओकरा दुधिया दांत कहे ही, कौन ची कहे ही, दुधिया दांत। और नीलेश सर बतावे हलो क्लास में कि दुधिया दांत की संख्या 20 हो, तो कितना हो, तो 20। ये हलो 12 वर्ष के बाद जो दांत है तो ओकरा अस्थाई दांत कहबे। और अस्थाई दांत के संख्या कितना हो, तो अस्थाई दांत की संख्या 32 हो, तो कितना हो, तो 32 हो, तो 32 होगा। अस्थाई दांत की संख्या कितना होगा, 32 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 32। अब याद रखिएगा इसमें 32 में है क्या क्या क्या। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। पहला है इंसीजर, फिर है केनाइन, फिर है प्रीमोलर, फिर है क्या चला, मोलर। अब हम लोग बात करें इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसके लिए एक सूत्र है 21-23/21-23, 21-23/21-23। अच्छा, यदि हम लोग ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दे, नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दे, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 2 दूनी 4, ऊपर में इंसीजर, 2 दूनी 4, नीचे में इंसीजर। तो बोलिए इंसीजर की संख्या 8, केनाइन के 2 गुना 1, ऊपर में 2, 2 गुना 1, नीचे में 2, 2 गुना 1, नीचे में 2, 2 2 4, तो केनाइन की संख्या 4। फिर देखिए प्रीमोलर की 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, प्रीमोलर की संख्या 8। मोलर की संख्या 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर 12। अच्छा, एक एक बताइए, क्या हम दांत की संख्या इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर को 8 4 8 12 कह सकते हैं? तो इंसीजर की संख्या 8 और केनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12। ये बहुत ही आसान तरीका से हम लोग देख लिए कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर ये 4 प्रकार के दांत वयस्क में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि वयस्क में कुल कितने दांत होते हैं, तो 32 होते हैं। दुधिया दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। जीवन में कुल कितने दांत आते हैं, देखो चला 20 तो दुधिया दांत होलो तोहर, और 32 को एलो तोहर भरी जवानी में। तो भरी जवानी में कितना दांत आ गया आपका, 32, और दोनों के जोड़वे तो भेजे तो 52। तो जीवन में पूछेगा, जीवन में लिखियो, जीवन में कितना दांत हो, 52 दांत जीवन में आवे हो। लेकिन दुधिया दांत की संख्या कितना हो, अस्थाई दांत कितना हो, 32। ये इस प्रकार से हम लोग का मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, चला 32 हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, 1 मिनट। चलिए बताइए, मनुष्य पित्तरस का कार्य पूछ रहा है। पित्तरस जिसका निर्माण पित्ताशय में होता है, हम लोग देखे थे पित्तरस का निर्माण। ये पित्ताशय में हम लोग देखे कि अपने पास एक है यकृत, टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 को पित्तरस। यहाँ पे हम लोग पित्त बना रहे हैं, ले ये पित्ताशय है। और एक एक बच्चा बताइए, हम लोग देखे पित्तरस, आप लोग बताइए पित्तरस जो है किस प्रकृति का होता है सर, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो पित्ताशय में पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.8 होता है सर। ये किस ये जो है क्या करता है, ये वसा के चिकनापन को हटाता है सर। किसके चिकनापन को हटाएगा, वसा के चिकनापन को। क्यों हटाएगा, क्योंकि छोटी आंत वसा के चिकनापन हटे हुए भोजन का पाचन कर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वसा के चिकनापन को दूर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू लोग, बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होता है। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को यदि आप देखिएगा तो इसका नियंत्रण केवल और केवल इंसुलिन करता है। और कई बार 1000 बार, इतना बार आया है कि गंध मचा दिया है कि किसके कमी से मधुमेह रोग होता है। तो याद रखिएगा, मधुमेह रोग इंसुलिन के कमी से होता है। किसके कमी से होता है, इंसुलिन के कमी से होता है।
इंसुलिन की कमी से होता है। थायरॉक्स ग्लूकोज के मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा? इंसुलिन। थायरॉक्सिन नहीं होगा, एड्रिनल नहीं होगा, वृद्धि हार्मोन नहीं होगा। वृद्धि हार्मोन का निर्माण कहाँ पे होता है सर? तो ये इसका निर्माण होता है पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हो सर? तो इसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी। अच्छा, इसका आकार कैसा होता है सर? ये मटर के दाने के आकार का होता है। कैसा होता है? मटर के दाने का आकार का होता है सर। इससे कौन हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। जिसमें वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल गया सर, उसका क्या होता है? उसमें जाइगेटिज्म रोग होता है। कौन रोग होता है? जाइगेटिज्म। अधिक से अधिक लंबा हो जाएगा। जैसे आपने देखा है खली को, खली का शरीर नहीं, वो खला का शरीर है। तो ये लग रहा है वो खलीफा है। खलीफा मतलब बड़ा होता है। हर बार मियाँ खलीफा मत समझा करो, कभी कभी बड़ा भी समझा करो। ये जाइगेटिज्म रोग होता है। दूसरा होता है एक अधिक कम निकल गया सर, तो बौना होता है, ठेंगा जिसको कहते हैं ठेंगा, तो ठेंगा हो जाएगा। दूसरा यहाँ से एड्रिनलिन हार्मोन अधीन देखेंगे तो ये आपातकालीन हार्मोन के श्रेणी में आता है। थायरॉक्सिन हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को नियंत्रित करता है। एक मजेदार बात बताते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन यदि किसी में ज्यादा निकल गया, तो वो ज्यादा अधिक निकल गया तो वो बच्चा ऐसा हो जाएगा जिसको हम लोग मैक्सोडेमा रोग कहते हैं। कौन रोग कहते हैं? मैक्सोडेमा, मैक्सोडेमा। और उसमें आदमी मोटा नहीं, फूल के जैसे भी हो जाता है, उस रोग को मैक्सोडेमा कहते हैं। तो अभी का अपना आंसर किधर की ओर जाएगा? इंसुलिन, क्योंकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यदि कोई नियंत्रित करता है तो वो इंसुलिन करता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा पाचक रस क्षारीय होता है? देखिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्षारीय समझिए। क्षारीय का मतलब होता है पीएच मान कितना होना चाहिए सर? तो याद रखिएगा पीएच मान उसका कितना होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए। 7 से अधिक। पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए। पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। अम्लीय, इसका बोलिए HCl था, और HCl का पीएच मान हम लोग कितना देखे थे? HCl का पीएच मान लगभग 1 देखे थे, 1.05 के आसपास था। पितरस का पीएच मान कितना था सर? 7.8 था। लार का 6.8 के आसपास रहेगा। अंतरस भी अम्लीय होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। क्षारीय पूछ रहा है तो पितरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितरस। निम्न में कौन पाचक रस क्षारीय होता है? तो पितरस। प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक तेज दर के लिए सबसे उपयुक्त प्रकाश है। हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सही सही बताइए, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, प्रकाश यदि श्वेत रहेगा तो उस प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग हो जाएगा बाबू? 7 रंग। याद रखिएगा। उसके लिए भी नीलेस्ट्रिक बताता है, बैजानी, पीनाला या विबजियोर। क्या होता है? विबजियोर, विबजियोर। सर भी मतलब क्या होता है? तो भी मतलब होता है बाबू वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और रेड। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक तेज दर से, याद रखिएगा सबसे अधिक तेज दर से पूछेगा प्रकाश संश्लेषण, तो वो कहाँ हो सकता है? तो याद रखिएगा वो हो सकता है लाल रंग में। सबसे अधिक कौन चीज में होगा? लाल रंग में। सबसे कम कौन चीज में होगा? ब्लू में। सबसे कम कौन सी में होगा? ब्लू में। किस रंग में नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में नहीं होता है। तो सबसे अधिक सर्वाधिक तेज दर से प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? लाल में। आंसर क्या याद रखिएगा? लाल में। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण तेज कहाँ होता है? लाल में होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या कह रहा है? दिल थाम के बैठिए, अभी हम लोग 35 पे ही पहुंचे हैं, अभी आपको 100 तक पहुंचना है। आराम से आज का क्लास इत्मीनान के साथ आज चलते रहेंगे। हम भी जगे हैं, आपको भी जगाएंगे। दोनों मिलके आज ये तय करेंगे कि परीक्षा का जो सफर होगा, इस सफर को हम बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। और आपका धैर्य और हमारे ऊपर विश्वास यदि रहा तो हम विश्वास फिर से दिलाएंगे आपको। इस परीक्षा तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आइए, निम्न में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से त्वचा में बनता है? अच्छा, एक एक बच्चा बताइए। ये प्रश्न का उत्तर हमारा बतावे पड़ेगा जी, ये तो सब कोई जान रहा है, किसी को बताना नहीं है। जान रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग देखे थे
कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है, क्या यहाँ पे उसके बारे में पूछा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। प्रकाश से सीधे जो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होगा वो विटामिन डी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? विटामिन डी। विटामिन सी खट्टे पदार्थ से मिलेगा, जैसे नींबू से मिलेगा, संतरा से मिलेगा, ये सब में आपको क्या मिलेगा? विटामिन सी। आंवला में मिलेगा। विटामिन ए, पपीता को खाइए, पपीता सब में बहुत विटामिन ए रहता है। यदि विटामिन के की बात करेंगे, विटामिन के जो होता है वो सबसे अधिक केला में और हरे साग सब्जी में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन के से एक बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन पूछता है, और ये हम जानते हैं कि आप जानने रहे हैं, लेकिन आप बताइएगा नहीं, क्योंकि सबसे जो मजेदार क्वेश्चन है कि रक्त को थक्का बनाने में किस विटामिन का काम आएगा, तो याद रखिएगा विटामिन के। रक्त को थक्का बनाता कौन है? थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। लेकिन विटामिन जब पूछेगा तो अपना विटामिन के है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? विटामिन। स्वीट से प्रकाश, अब यो तो बोले जी, अब यो तो बोलिए। विटामिन डी प्राप्त होगा। कौन प्राप्त होगा? विटामिन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन है? याद रखिएगा, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं अमाशय सबसे लंबा भाग नहीं है। एक दो यहाँ पे शब्द है जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, और ये शब्द हिंदी के हैं और हम लोग इंग्लिश बड़ा आसानी से समझ लेते हैं कई जगह पे। जैसे क्रिकेट, क्रिकेट को हम लोग कहाँ क्रिकेट ही लिखते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश में। कहाँ किसी दिन हमने लिखा है कि लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता खेलने जा रहे हैं। किसी को बोल भी दीजिएगा कि आज हम जा रहे हैं लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता खेलने के लिए, तो वो आप ही पे 4 बार हंसेंगे। तो कहाँ कई जगह पे हम लोग हिंदी का ही प्रयोग में इंग्लिश शब्द को भी ले आते हैं कि आसानी से समझ जाए। जैसे आप कभी भी किसी व्यक्ति को आप कह दीजिएगा कि लोहपथ गामनी से जाएंगे, यानी ट्रेन से जाएंगे, वो आप पे हंसेंगे, उसे पता ही नहीं होगा। इसीलिए कई जगह पे हम लोग इंग्लिश शब्द का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये ज्यादा ही हिंदी शब्द हो गया। क्षुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत, और वृद्धांत मतलब होता है बड़ी आंत। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सबसे लंबा भाग की छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 6 मीटर होता है। आवाज नहीं आया? कितने मीटर होता है? 6 मीटर होता है। याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास होता है। इसकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होता है। तो बताइए 1 बड़ा कि 6 बड़ा? याद रखिएगा 6 मीटर लंबा होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बड़का सा टिक लगाइएगा। ये थोड़ा सा प्रश्न जो है आपको कंफ्यूज करेगा। तो छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। मन में तो एक सवाल आ रहा होगा, सर नाम जब छोटी तो बड़ी क्यों, और नाम बड़ी तो छोटी क्यों? इसीलिए क्योंकि छोटी आंत की लंबाई बहुत अधिक होती है, जबकि बड़ी आंत का व्यास बहुत अधिक होता है। इसकी लंबाई बहुत अधिक है, इसका व्यास बहुत अधिक है। इसके व्यास अधिक होने के कारण इसे बड़ी आंत नाम दिया गया, और इसका लंबाई अधिक होने के कारण और व्यास कम होने के कारण इसे बड़ी आंत ना बोल के छोटी आंत नाम दिया गया। तो बताइए, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। सबसे पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। और याद रखिएगा, ड्यूडेनम का एक और नाम है ग्रहणी। क्या नाम है? ग्रहणी। बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कभी कभी। ग्रहणी किसका है? तो ड्यूडेनम का है। अब आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा, ए मास्टर हम तो दूसरा चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे आप? कि सर गरसनी तो गला में पाया जाता है। हम भी पढ़े हैं बाबू, जैसे तुम पढ़े हो हम भी पढ़े हैं। यहाँ पे गरसनी है, यहाँ पे ग्रहणी है, दोनों में अंतर बा। ठीक बा, दोनों में अंतर बा। आइए अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में पित्तरस संग्रहित होता है, यानी कि मनुष्य में पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में बतावे की जरूरत नहीं खे, बतावे की जरूरत नहीं खे। पित्ताशय कहाँ रहता है? तो यकृत में। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? तो बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यकृत किस कोशिका का बना होता है सर? तो हिपेटिक कोशिका का बना होता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हो? तो हिपेटोलॉजी कहते हो, हिपेटोलॉजी कहते हो। तो बताइए पित्तरस कहाँ संग्रहित होगा? तो पित्ताशय में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के डाढ़ के दांत कितनी जोड़ी होता है। डाढ़ के दांत को हम लोग सर क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। और मोलर कितना होता है, तो हमारा बच्चा आंख बंद करके मारेगा 12, क्योंकि नीलेश सर आप ही पढ़ाए थे ICPM। क्या पढ़ाए थे, ICPM। ICPM मतलब क्या होता है, इंसीजर के 9 प्रीमोलर और मोलर बताए थे 8 4 8 12, और मोलर की संख्या आपने कितना बताया है, 12। बिल्कुल सही, हमने जोड़ी में तो नहीं बताया है। यहाँ पे सवाल दिया गया है जोड़ी में, और आप बता रहे हैं सिंगल सिंगल। कैसे होगा, जब जोड़ी लगाना हो तो जोड़ी लगाइए, और जोड़ी तो लगाना ऊपर वाला का काम है। यदि आप जोड़ी लगाते हैं तो आप भी भगवान हैं। महाराज आइए जोड़ी लगाते हैं, तो जोड़ी में बोलो एक जोड़ी बराबर क्या गो, तो एक जोड़ी बराबर होता है सर 2। तो बताइए 12 में भागा दे देंगे 2 से, तो कितना जोड़ी हो जाएगा सर, तो 6 जोड़ी पाया जाएगा। इसलिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। 6 जोड़ी पाया जाता है। संख्या पूछता तो 12 हम आपके तरह ही मारते। कोई दुख तकलीफ यहां तक नहीं होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के लिए न्यूनतम तापीय सीमा होता है, जो कि हम नहीं पढ़ाए अपने बच्चे को शायद, लेकिन टाइपिस्ट ने इस क्वेश्चन को टाइपिंग किया है तो बताना तो पड़ेगा। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए न्यूनतम तापमान सीमा कितना होना चाहिए, तो कहता है नीलेश यदि प्रकाश संश्लेषण करवाना है पेड़ पौधा में तो कम से कम 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए कहाँ है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, वहीं टिक दीजिए। यदि नहीं है 25 तो 20 से 35 कर दीजिए। क्या 0 से 10 होना चाहिए, तो बोलिएगा नहीं सर, हम भी कहेंगे नहीं। तो 10 से 20 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या 35 से 50 होना चाहिए, ये हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमको क्या पूछ रहा है, न्यूनतम, तो न्यूनतम कम से कम 20 से 35 होगा, तभी आपका ऑप्शन सही और आंसर सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब प्रश्न हालांकि नहीं पूछा जाएगा। मनुष्य में दांत सूत्र बताए कि अभी जस्ट बताएं। बोल बाबा कितना होता है, 21 23 बटे 21 23 ना बतलियो रे, बोल कितने हो, तो 21 23 बटे 21 23, 21 23 बटे 21 23। बताओ आंसर कहाँ हो, पहला ही हमको लग रहा है। बताओ तुम लोग टिक दें, टिक दें, आप ही बोलिएगा तो टिकेंगे, नहीं तो नहीं टिकेंगे। टिक दें, चलिए आप लोग का इच्छा है तो टिक देते हैं, लीजिए क्या हो जाएगा। देखो एक लड़का कह रहा है कि सर टिके वाला लाल रंग से, चलो कोई बात नहीं बाबू, तुम्हारे बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। चल बे करो काहे वो से करे ही। चलिए अगला हम टिक दें, मिटावे ही रुक, ठीक है ना, काली खुटुर खुटुर हो रहा है, काहे टेंशन दे रहा है बार बार। ले टिक आ गलो, की हो गलो, टिक दिलियो 21 23 बटे 21 23। आइए बाबू हम लोग अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, ओ रासायनिक समीकरण को, अब देखिए केमिस्ट्री के प्रश्न आया है। केमिस्ट्री के प्रश्न बड़े ही मजेदार है। केमिस्ट्री में दिल थाम के बैठिएगा, केमिस्ट्री एक मजेदार विषय है। शायद आपकी भी केमिस्ट्री किसी के साथ जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, आज हम आपको केमिस्ट्री से अवश्य जोड़ेंगे। केमिस्ट्री एक बहुत ही मजेदार विषय, जिसे पढ़ के आपका दिल गार्डन गार्डन नहीं होता होगा, लेकिन पढ़ाने वाले का दिल गार्डन गार्डन होता है, क्योंकि भले आप ना समझ रहे हैं, उसे लगता है कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, जैसे कभी कभी हमको भी लग जाता है, जो कि गलत है। चलो आइए मजा करते हैं। ऐसे ही हम लोग हंसते खेलते हुए आज 100 प्रश्न को करेंगे, और आपकी साथ रहेगा तो अगले दिन हम फिर से तैयार होंगे और इससे भी ज्यादा प्रश्न करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न कर रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेवोजियर। क्या नाम है बाबू, लेवोजियर, 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 नाम है लेवोजियर। और लेवोजियर ने कहा था कि ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा, ना ही द्रव्यमान का नष्ट होगा, ना निर्माण होता हो ना नष्ट होता हो। तो बताबे जब निर्माणों ने हो तो नष्टों ने हो तो। अच्छा एक बात पूछता है नीलेश आपसे कि आपकी मम्मी आपको दे दी गेहूं पिसा के लाने के लिए,
और 20 केजी गेहूं दी, तो आप उधर से कितना केजी आटा लेके आइएगा? आप बोलिएगा सर 20 केजी दिलियो, तो 20 केजी लेके वो काहे कि आपके मम्मी भी पढ़ी हुई है केमिस्ट्री, आप भी जानते हैं जितना गो दिलियो उतने गो लेबो, जितना गो दिलियो उतने गो लेबो, तो उतने गो लेबो। तो ये भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेबोजियर। ले दे वाला बात लेबोजियर की बात है, और ये लेबोजियर कहते हैं कि जितने देना है उतने लेना है, देने और लेने में कोई झमेला नहीं करना है। चला आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी अपने दोस्त में हिसाब किताब ठीक ठाक रखिएगा, और देने लेने की बात यदि सही होगा तो वो दोस्ती बरकरार रहता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि किसकी, ये लेबोजियर की। लेबोजियर क्या बोले थे? जितने ना द्रव्यमान का निर्माण होगा ना द्रव्यमान का नष्ट कर सकते हैं, जितना द्रव्यमान हम लोग देंगे उतना ही द्रव्यमान लेते हैं, यानी कि द्रव्यमान का कुल मात्रा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान संरक्षित होता है। यानी कह सकता है नीलेश, लेबोजियर के द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है, उसे बस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक रूप रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसका कुल मात्रा जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। यानी कह सकता है नीलेश कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का कुल मात्रा अपरिवर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार चला? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया, सबको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, प्रयोगशाला में पहला बनने वाला कार्बनिक पदार्थ यदि कोई था वो यूरिया था। यार यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो NH2CONH2 होता है सर। क्या होता है बाबू? NH2CONH2 होता है। यूरिया का खोज कौन किया था? वोहलर ने किया था। कौन किया था चला? वोहलर ने किया था। अच्छा एक एक बच्चा बताइएगा, इसके गुरु का नाम क्या था? इसके गुरु का नाम वर्जिलियस था सर। क्या नाम था? वर्जिलियस था, वर्जिलियस था सर। और एक एक बच्चा बताइएगा, वर्जिलियस ने कौन सिद्धांत दिया था? तो जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था सर। कौन सिद्धांत दिया था? जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था सर। जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या होता है सर? इस सिद्धांत के अनुसार वर्जिलियस कहते थे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण केवल अज्ञात शक्ति कर सकता है, लेकिन वहलर ने पहली बार प्रयोगशाला में यूरिया को बना के पूरे विश्व में एक नया रूप दिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महाभयंकर स्वरूप प्रकट हुआ। आज जो आप स्नो पाउडर, बीएसनो पाउडर, क्रीम और हजारों प्रकार के रसायन का उपयोग करते हैं उसमें अधिकतर आज बोहलर का देन है, क्योंकि ये ना होते आज आप सुंदर ना होते, केवल रेमनी और स्नैपचैट से अपने फिल्टर को ठीक कर रहे होते, किसी फंक्शन में किसी भी कार्यक्रम में आज तक आप लाली गुलाबी पीली लगा नहीं जाते। तो ये बॉलर का देन है। आज वो सजदा करते हैं इस बॉलर को कि हे बॉलर बहुत धन्य है आप, जो आपने इस मेकअप किट का खोज किया जिससे हमारे युवाओं को काफी तरक्की मिल रहा है। तरक्की मिले हो रे, बट तरक्की मिले हो ना लायक के न बोलबो आगे, हम तरक्की मिले हो, खुश हो जाओ तुरंत। CHO पूछ रहा है, CHO अभिकारक मूलक को कहते हैं। हम लोग को एक चीज पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री में, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, एक होता है FG। सर ये FG क्या है? तो FG को हिंदी में, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है बाबू? फंक्शनल ग्रुप। इसको हम लोग हिंदी में प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। प्रक्रियात्मक, कौन समूह कहते हैं बाबू? प्रक्रियात्मक समूह। कहता है कि रे परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जो किसी यौगिक पे लग के उसके रासायनिक गुण को क्या करता है बाबू? बदल देता है, उसे हम लोग कौन समूह कहते हैं? प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। और प्रक्रियात्मक समूह जो होता है, प्रक्रियात्मक समूह ये किसी यौगिक पे लग के उसके स्वरूप को क्या कर देता है? बदल देता है। और CHO को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। OH रहेगा, इसे एल्कोहल कहेंगे। C डबल बॉन्ड O रहेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे।
कहता है COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो यह एक प्रकार का कार्बोक्जिलिक अम्ल का है, इसलिए कार्बोक्जिलिक अम्ल हो जाएगा। अधिक कहीं पे रहेगा ROR, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं ROR रहेगा, O ऐसे रहेगा, इसको हम लोग ईथर बोलेंगे। और CHO रहेगा तो एल्डिहाइड बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O रहेगा तो उसे कीटोन बोलेंगे। निम्नलिखित में हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध, देखो बाबू 3 गो बतिया पढ़ाए ही हो हमें। पहला पढ़े ले हो एल्केन, कहीं ना पढ़े ले हो एल्केन, एल्केन। दूसरा पढ़े ले हो बाबू एल्कीन। तीसरा पढ़ाए होंगे बाबू, ये काहे धोखा दे रही है, एल्कीन ना चले के मन हो अब, एल्कीन। तीसरा के नाम है एल्काइल, और चौथा का नाम है बाबू, अच्छा एक एक बच्चा बताओ, एल्केन पढ़ लियो, एल्कीन पढ़ लियो, एल्काइल पढ़ लियो। काहे न मिटे हो रे, चल नीचे में लिख दियो एल्का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। अच्छा बोल, एल्केन के सूत्र की हो CnH2n+2। बहुत अच्छा। एल्कीन के की हो CnH2n। एल्काइन के की हो CnH2n+1। एल्काइन के की हो CnH2n-2। देखा पड़े हो ना रे, CnH2n-2। बहुत अच्छा देखा पड़ रहे हो, हम लोग देखा पड़े हो कंप्यूटर में, साफ साफ PC में देखा पड़े हो। चल बहुत अच्छा। अच्छा एल्केन में कैसा बंधन है हो सर? तो ऋणात्मक हो बाबू। दूसरा एल्कीन में डबल बॉन्ड हो, एल्काइल में फिर सिंगल बॉन्ड हो, उधर एक प्रतिक्रियात्मक समूह के लिए खाली रहे हो, एक में ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी हमको ऐसा यौगिक खोजना है जिसमें कार्बन की संख्या दुगुना से दो कम रहे। बोलो कार्बन की संख्या 1 का दुगुना से 2 अधिक है, एक में 2 है तो 2 दूनी 4 2 6, यो नहीं होगा, यो नहीं होगा। दुगुना से 2 कम होना चाहिए, 3 दूनी 6 2 8, यो नहीं होगा। दुगुना से 2 दूनी करो ना, अधिक कार्बन की संख्या कितना है बाबू? 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 है। अरे यार, कार्बन की संख्या कितना है बाबू? 2। तो हाइड्रोजन की संख्या दुगुना कर दो, 4। 4 में से 2 घटा 2, तो CnH2n पे बैठाना है -2 पे। बोलो 4 में से 2 गया 2, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? D। एक में कौन बंधन हो? ट्रिपल बंधन। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो C2H2। अगले प्रश्न, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? देखो चला, नाइट्रोजन कह रहा है तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 2 परमाणु कह रहा है तो इधर भी हम लोग बनाएंगे नाइट्रोजन। क्यों होता है सर 5? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, तो पहला में कितना जाएगा? 2, बचेगा कितना? 5। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो ई कहो तो कि ये नाइट्रोजन एना करने अभी 3 गो तोरा जरूरत छो ने, जखनी जरूरत पड़तो तो ले ली, हमरा तत्काल दे। कहे ठीक छो, ले ले गे बहन ले ले। यहाँ देने लेने की बात हो गया, दे दिया इसको। 3 बंधन बनता है। 2 परमाणु कितने आबंध बनता है? 3 बंधन बनता है। तो 1 2 त्रिबंधन, त्रिबंधन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र। सबसे पहले अभी हम लोग वही 3 सूत्र पढ़े थे। एल्केन, बताइए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+2। बहुत अच्छा। एल्कीन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। बोलो CnH2n। बोलो सूत्र थोड़ा से नहीं बुझाया कि नहीं बुझाया कि CnH2n? बोलो CnH2n। बोलो कहाँ है CnH2n? खींच दो मार के तमाचा, ही हंस दिले रिंकिया के पापा। बताओ इसमें भारी कुछ है जी? चलिए आइए, एक क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल। बाबू इथाइल का मतलब होता है कार्बन की संख्या 2। इथाइल है तो दुगुना से कितना?
तो एक अधिक करना है, क्योंकि हमको पता है कि इथाइल का सूत्र होता है, या इथाइल के जगह पे एल्काइल ले लें तो एल्काइल का सूत्र होता है CnH2n+1। तो दुगुना करो, Cn दुगुना से दू एक अधिक, तो एन छो तो एक दुगुना कर, 2 दूनी 4 + 1 5, आ कह रहा है एल्कोहल तो एक लगा दो OH, C2H5OH। देखो किधर है, मार दो टिक, C2H5OH। बताइए ये सब भारी है, ये सब बताइए तो आप लोग से नहीं बनेगा जी, आप लोग तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा, गर्दा। आइए, चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है बाबू? C12H22O11। सर ग्लूकोज का सूत्र तब क्या होता है? C6H12O6। एक एक बच्चा बताइए, CH3 होगा? नहीं होगा सर। C2H2O3 नहीं होगा सर। C12H22O11 बिल्कुल सही है सर, यही होगा। तो जब आप कह रहे हैं यही होगा तो हम क्यों कहेंगे यही नहीं होगा? तो हम भी टिक लगा दिए। बताइए किस में हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। दुगुना से दो अधिक एल्केन होगा, एल्केन, एल्केन, क्योंकि हम लोग जानते हैं CnH2n+2 रहेगा तो इसका नाम देते हैं एल्केन। क्या नाम देते हैं? एल्केन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्केन, सी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी ये बताएं बाबू, अभी ये बताएं, झूठ नहीं बोलेगा, अभी ये बताएं, अभी ये बताएं। बोलो क्या बताएं ग्लूकोज का सूत्र? सर ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, बिल्कुल सही। यदि हम लोग इसका कोच से पूछ लेगा, इसको हम लोग तोड़ दें तो ये हो सकता है, ये इसका सूत्र ये भी हो सकता है। बोलो 6 हटा दो सब में, ये हो जाएगा CH2O, क्योंकि जब हम लोग इसमें गुना कर देंगे इंटू 6 से, बतवा तो वही हो जाएगा C6H12O6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C6H12O6, यानी कि आपका इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, ये हो जाएगा बी। इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। इसका ये तो कोई सूत्र ही नहीं बनेगा, कार्बन 6 है। इसका नाम है बेंजीन। हाँ बचवा, कई बार बेंजीन का भी सूत्र तुमसे पूछ सकता है कि सर बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। सर संरचना बता के बताबो, ऐसे होता है इसका संरचना बाबू। यदि हम लोग इसका संरचना देखें, एक मिनट, इसके संरचना को देखेंगे तो चलो ऐसे मिटा दो, ऐसे मिटाने के लिए भी आता है हमको, क्या समझे आप लोग? चलिए हम लोग एक बेंजीन बनाते हैं, इस बेंजीन में हम लोग दिखाते हैं, ये आपका बेंजीन हुआ। एक बंधन छोड़ के एक जगह पे डबल बॉन्ड कर दीजिए, एक, ये छोड़ के इस पे 2, काहे हो रहा है पीला, 2 3। ये बेंजीन का संरचना है, या कैसा होता है सर? ये बेंजीन का ये भी संरचना होता है सर। इसमें हम लोग एक अनुनाद कर दें तो ये भी बेंजीन का संरचना है। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा C6H6 बेंजीन का संरचना होता, सूत्र होता है। आइए, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे कदामा करीब आ गए हैं, आओ तो मिलो। आप सभी जानते हैं कार्बन के अप्रूप के बारे में। किसके बारे में चला? कार्बन के अप्रूप। कार्बन के अप्रूप के बारे में हम लोग जानते हैं। कार्बन का अप्रूप होता है तो याद रखिएगा हीरा। क्या होता है? हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, फुलेरीन, ये सभी किसका अप्रूप है? तो कार्बन का अप्रूप है। कहता है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो अप्रूप है। क्या है चला? अप्रूप है, अप्रूप है। जिसका संरचना सूत्र सेम और संरचना अलग अलग होगा उसे समावयवीता कहते हैं। ये नहीं होगा। समान समस्थानिक किसे कहते हैं? वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 यदि हम लोग करें तो ये समस्थानिक के अंतर्गत आएंगे। इसीलिए हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अप्रूप हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हीरा के 2 अप्रूप लिखिए, तो सॉरी, कार्बन के 2 अप्रूप को लिखिए, हीरा और ग्रेफाइट। और हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? कार्बन का। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच देखो चला, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है।
पहला में कितना गया 2, दूसरा में कितना जाएगा 6। बताइए पहला में 2 गया गया, दूसरा में कितना 6। अब बोलो 6 देना आसान है कि 2 लेके अस्थाई होना आसान है, क्योंकि अष्टक नियम पूरा करना चाहेगा। कौन नियम पूरा करना चाहेगा? अष्टक। और 2 लेना इसको आसान है, तो ऐसे हम लोग करें, यहाँ पे 2 दे 2 दे 2 दे 2 दे। जब इसको जरूरत पड़ेगा तो कहेगा गया ऑक्सीजन, तो अपन तो इनको दया दे, ये का जरूरत पड़ता तो हम लोग ले ले। अब दोनों के बीच बंधन देखो कितना बना है, 2 2। कितना बना है? 2 2। कितना बना है? 2 2। कितना बना है? 2 2। तो बोलेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के बीच कितने बंधन बनते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बनते हैं? 2 बनते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन से संयोजी यौगिक है? देखिए 2 बात, एक होता है आयनिक यौगिक, एक होता है सहसंयोजी। धातु और अधातु के मिलने से जो बनेगा उसे हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक, या इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन जब दो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन में साझेदारी करेगा, यानी कि 2 अधातु के बीच यदि कोई बंधन बनेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोई अधातु और अधातु के बीच, अधातु और अधातु के बीच बनेगा, उसे सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। बताइए Na है धातु, Cl है अधातु, क्या ये होगा? नहीं होगा। कैल्शियम है तो धातु, ये नहीं होगा। CH4 यह अधातु, यह अधातु, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? A CH4। हेक्सेन 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 का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए कार्बन यदि 1 रहेगा तो उसको क्या कहते हैं बाबू? मैथ कहते हैं। 2 रहेगा तो एथ कहते हैं। 3 रहेगा तो उसे प्रोप कहते हैं। 4 रहेगा तो उसे ब्यूट कहते हैं। 5 रहेगा तो उसे पेंट कहते हैं। 6 रहेगा तो उसे हेक्स कहते हैं। बहुत अच्छा, हम लोग को यहीं से हेक्स तक पहुंचना है। उसके बाद ANE लगल रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? CnH2n+2 करते हैं। जब ANE लगल रहेगा सूत्र में तो बोलो कार्बन की संख्या कितना है बाबू? 6। ANE लगल है तो हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से कितना करके 2 जोड़ना है, तो 6 दूनी 12 2 14। देखो कहाँ है? यहाँ है, तो टिक दीजिए, आंसर यही होगा। आंख बंद करके मारिए, कोई कुछ बोले तो कौन फाड़ दीजिए, पटक पटक के मारिए उसको। कैसे वो नहीं होगा? हेक्सेन का सूत्र C6H14 होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो उसको चुरिएगा, आज जो होगा देखा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होता है, ये सब बिल्कुल नहीं। प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, और यही आपको आगे दिन तक काम देगा। हम लोग संसार में आए हैं तो हम लोग का जो कर्तव्य है कि एक बेहतर मनुष्य बन के अपने समाज को आगे ले जाने का, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि हम लोग एक बेहतर मनुष्य के धर्म को पालन करें और अपने समाज में, गांव में, टोले में, मोहल्ले में, कस्बे में अपना नाम करें। किसी भी प्रकार का हम लोग के ऊपर कोई अबजस ना आए। हम लोग का ये तुलना है होना चाहिए कि जो बेहतर से बेहतर समाज के लोग हैं उसके साथ हमारा अच्छा बर्ताव और अच्छा स्वभाव रहना चाहिए, यही हम लोग का इच्छा है। आइए, अभी हम लोग के पास बहुत प्रश्न है भाई। वाह, काहे टेंशन ले रहा है? अभी बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न है भाई। काहे ब्लर हो जा रहे हो रवि? चलो, नजरिया तू फेरो हमरे तरफ कृष्णा। आओ, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होता है, हम तुमको बताए थे। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका, सबसे पहले रंग में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा सर? रंग में परिवर्तन। बिल्कुल सही है सर, रंग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। देखो नहीं, मैडम तुरंत मेकअप करके रंग में की करे हो? परिवर्तन। क्षण क्षण बदले। दूसरा क्या हो जाएगा? ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। गैस का निकाय, अवक्षेप का बनना, ये सभी किसका घटना है? चला रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। तो गैस का निकाय भी सही है, रंग में परिवर्तन भी होना चाहिए, अवक्षेप भी बनना चाहिए, ताप में भी होना चाहिए। नहीं दिल को तुम्हें की करियो अरे यह लिए डी छो तो डी मार, कोई दिक्कत नहीं थे। आओ, वियोजन अभिक्रिया। हम लोग जानते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व एक बड़े यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है। अपन लोग देखो, ये एगो है, 2 गो बन लो, बिल्कुल सही है, ये भी हो तो।
एगो छौ दूगो बनलो, कहे वाला बात छो हो तो एगो छौ, अब इधरो दूगो बनलो तो भै गलो ई कोन ई उपयुक्त सभी डी क्या हो जाएगा बाबू डी। क्यों होगा सर? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है। निम्न में संचारण को रोकने की विधि है, यानी कि जंग, संचारण मतलब होता है जंग लगना। और तहु सब यदि माइंड के सही सही प्रत्येक दिन यूज नहीं करेगा ना चलवा, तो माइंड में जंग लग सकता है। तो माइंड को भी जंग लगने से बचाने के लिए आपको प्रत्येक दिन पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक दिन पढ़ना पड़ेगा। और पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं तो अब स्टार्ट कीजिए, अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा। और सभ्य चीज पे से सही से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो जंग लगेगा। सभी सिस्टम सबको ठीक ठाक रखिए। आइए इधर की ओर चलते हैं। निम्न में संचारण को रोकने का, तो संचारण कैसे रोकिएगा? गैल्वेनीकरण। यदि हम लोग लोहे के ऊपर जस्ता का परत चढ़ा दें, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, या शोध लेपन कहते हैं। ये भी करेंगे तो जंग से तो रोक सकते हैं ना भाई बा, जंग से तो अपन को मैं रोके के न रे। जब मैं आवे हो घर में ट्रंक लेके तो फटाक सुना पेंट कर दे हो, मैं आवे हो कोठी लेके तो फटाक सुना पेंट कर, माटी वाला हमने करवा दे भी, लोहा की बात कर रही हो रे, उसको प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। पेंट, पेंट कौन चीज? बमचम न रंग, हरका पिलका नीलका, हरका पिलका नीलका, एक दो रंग तो अपनो बता, अपनो जाना ही कुछ। तो पेंट करके, तेल लगा के, कौन चीज करके रे? तेल लगा के। तेल भी हम लोग कई चीज में आप लोग देखते होंगे कि मोबिल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, उससे हमारा वस्तु जंग लगने से बच जाता है। ये सभी करके उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन सभी करके हम पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं यारा। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक दिन लिखकर, प्रत्येक दिन पढ़कर, प्रत्येक दिन अच्छे बातों सुनकर, प्रत्येक दिन अच्छे बातों बोलकर आप अपने सिस्टम में भी जंग को नहीं लगने दीजिएगा। ताकि आपको अवधि ज़्यादा दिन तक टिकना है तो आपको अच्छा बोलने आना चाहिए, अच्छा पढ़ने आना चाहिए, अच्छा लिखने आना चाहिए। हमारा तो यह मनवा है भैया कि तो पढ़ चाहे ना लिख, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनो। अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बनिए कि गांव समाज टोला मोहल्ला में आपके नाम का उदाहरण हो। आइए अगले टॉपिक की और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, ऑक्सीकरण का अर्थ है, हम बताए थे ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग होता है। हाइड्रोजन का वियोग होना चाहिए, जुटना नहीं चाहिए। इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। जुड़ा हटे आ गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विकृत गंधिता को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। भोजन कई बार क्या होता है? खराब हो जाता है, उसे खराब होने से बचाया जाता है। जैसे आप कई बार, जैसे हमारे बच्चे अभी पालक पनीर मार्केट में चल रहा है, कुरकुरे चल रहा है, चिप्स चल रहा है, एकदम पकड़ के लपेट देता है, जगह से कुछ नहीं होने वाला है। आपको खाना चाहिए दाल जिसमें प्रोटीन आता है, खाना चाहिए आपको हरी साग सब्जी, तो उसके बदला आप क्या खा रहे? प्रोटीन। समोसा खाइएगा, समोसा तो हो ही जाइएगा ना तीन कोना रंग के, तिकोना होने से कोई नहीं बचाएगा। और खाइए आदि, आप कुरकुरे खाइएगा तो बन जाइएगा टीटी पहलवान, हवा आएगा उड़ आ जाइएगा। दाल खाना चाहिए, दाल अच्छे लगते हैं। दाल को पुअर मैन मीट कहा जाता है, खाते नहीं हम लोग। उसके बाद एक, यदि हम लोग कुरकुरे पैकेट को देखिएगा तो कहता है ना कि अल्लाह खुदा तूने ये किया किया दिखा के सुटका लिया। कई बार हम लोग चिप्स के थैली लेते हैं, पूरा फुला फुला हुआ देखते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसको फाड़ते हैं तो आधों से कम निकलता है, मन उदास होता है, बैठ जाता है और लगता है कि सारे दुनिया का गम इसी में समा गया है। तो आइए उसी प्रकार से हम नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे ताकि वो खराब ना हो, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्वेश्चन आता है चिप्स के थैला में, चिप्स के थैला में कौन सा गैस रहता है? चिप्स के थैला में भी नाइट्रोजन गैस रहता है, चिप्स के थैला में भी नाइट्रोजन गैस रहता है। चिप्स के थैला में कौन सा गैस रहता है बाबू? नाइट्रोजन गैस रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। अच्छा, एक एक बच्चा बताइए था, आप लोग बताइएगा। दीवार में कई बार आप देखे होंगे, सुने होंगे कि पीओपी किया है। क्या किया घर में? पीओपी। अच्छा, एक एक बच्चा बताओ सर ये पीओपी क्या होता है? इसी का कहते हैं नुनुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। की कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक सूत्र होता है जिप्सम का। क्या होता है बाबू? जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। यदि हम इसको गर्म करेंगे तो जलवा की हो जाएगा, कर उड़ जाएगा, जल उड़ जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा
CaSO4 इंटू हाफ H2O। यदि इसी को हम लोग देखें तो इसी का नाम क्या होता है बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाफ H2O। ये हो जाएगा जिप्सम का, जिप्सम। ये होता है कैल्शियम सल्फेट, ये होता है कली चूना, तो याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी। आइए, जिप्सम को कितना डिग्री, कितना केल्विन, 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? वही जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करेंगे कितना डिग्री सेल? 373 केल्विन पर, तो इससे प्राप्त होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अच्छा बताओ भाई बा, अभी तोरा बतलियो कि नहीं कि बताओ CaSO4 के की कहल जाही? एकरा CaSO4 के कहल जाही प्लास्टर ऑफ पेरिस, की कहल जाही प्लास्टर ऑफ पेरिस, जेकर उपयोग करे हो मूर्ति बनाने में, इसका उपयोग करते हैं चौक बनाने में। इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर ए। ये सेम प्रश्न है तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए ही प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हो जाएगा। चौंधी के काले पड़ने का मुख्य रीजन है, चौंधी में जो जंग लगता है चला Ag2S, इसको कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, और इसके जंग का रंग कैसा होता है? काला। तो चांदी में काला पड़ने का कारण है सिल्वर सल्फाइड। अगले प्रश्न की ओर। क्विक लाइम, देखो कली चूना देता तो सब बच्चा मार देता है, क्विक लाइम दे दिया तो माथा खुजवा रहा है। क्विक लाइम को ही कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं चला? कली चूना। कली चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। CaOH2 को कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना। इसको कहते हैं संगमरमर। क्या कहते हैं बाबू? संगमरमर। इसको कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। क्वेश्चन की पूछ रहा है क्विक लाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्विक लाइम का क्या हो जाएगा? ए नंबर। CaOH को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। CaCO3 को क्या कहते हैं? संगमरमर। और CaSO4 इंटू 2H2O को क्या कहते हैं? जिप्सम। हाँ देखो प्रश्न कितना अच्छा है। स्लेक लाइम पहले दिया है और अभी दे दिया है स्लेक लाइम। तो जैसे उसको चूना को कहते थे तो इसमें बुझा हुआ चूना को कहेंगे। स्लेक लाइम किसको कहेंगे चला? बुझा हुआ चूना। किसको क्या कहेंगे? कली चूना, कली चूना। इसको तो अभी हम लोग बोले थे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको संगमरमर क्या बोले थे? संगमरमर। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? CaOH का OH का बेस 2, यह स्लेक लाइम। अगले प्रश्न, शोषण क्रिया है। शोषण एक कैसा क्रिया है? याद रखिएगा जब हम लोग शोषण लेते हैं तो याद कीजिए हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को प्रति में ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा। ऊर्जा कौन सी के रूप में बाबू? ATP के रूप में। ऊर्जा, किसी चीज से ऊर्जा निकलना क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी। शोषण एक कैसा क्षेपी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाने पर, बोलिए जब गर्म किए थे तो इधर बन गया था CaSO4 इंटू हाफ H2O, और जब इसको हम लोग पानी में मिला देंगे तो पानी बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, इसीलिए ये क्या बन जाएगा? जिप्सम। जिप्सम बन जाएगा। कहा जाता है यारा कि मैं लहर हूं आवारा नहीं, मैं लहर हूं मैं आवारा नहीं, मैं नदी हूं मैं किनारा नहीं, ऐ हसीनाओं मेरे तरफ मुस्कुरा के मत देखो, मैं शादीशुदा हूं कुमारा नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि उसका क्या ना हो? चिप्स टूटे नहीं, कि स्वाद बना रहे, पैकेट फूले। बिल्कुल पैकेट फुलाना उद्देश्य नहीं है,
इसको तोड़ना उद्देश्य नहीं है। स्वाद तो बने रहना चाहिए, लेकिन विकृत गंधिता ना हो, यानी वो खराब नहीं हो, तेलयुक्त पदार्थ खराब ना हो, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमते समय फैलता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। उसको फ्रैक्चर में भी, आपका होंठ टूट जाएगा तो आप सुने होंगे प्लास्टर कला क्या है, कि सीमेंट वाले प्लास्टर करेले है, हाथ लटकेले है, नहीं, वो पीओपी का प्लास्टर होता है। मूर्ति बनाने में करते हैं, फ्रैक्चर में करते हैं, दीवार के चिकना करने में करते हैं। डी सभी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ये सब प्रश्न तो आप एक बार में मारिएगा। ये सब प्रश्न में कोई दम है जी? कोई दम ना है। बताइए, दम है? कोई दम नहीं है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है। दूसरा देखो, प्रकाश हम लोग देखे, ये मान लिए कोई सतह है, ये पॉलिश किया हुआ है। एक किरण आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पे आता है आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। सुनिए, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, बोलिए तो। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आता है आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इस बीच में जो कोण बन रहा है इसको कोण आई कहते हैं, इधर जो बन रहा है कोण आर कहते हैं। यह आपतित किरण, कौन किरण चला रहे? आपतित किरण है। इधर कौन है? परावर्तित किरण। यह है अभिलंब। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए लंब तीनों एक तल में होता है। बोलिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए लंब तीनों एक तल में होता है। बोलिएगा तो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक तल में होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम कोण आई बराबर कोण आर होता है। हमसे पहला नियम पूछा गया है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होता है। आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? हम लोग जानते हैं आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन के। कोण आई बराबर कोण आर। ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है। 2 रुपया हो 2 रुपया, तो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा परावर्तन आवश्यक है? याद रखिएगा, यदि नियमित परावर्तन होता है तो हम लोग का प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट और साफ दिखता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न का, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होता है। ये मान लीजिए समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में उतने दूर पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जितना दूर पे वस्तु रहेगा, तो समान हो जाएगा। दर्पण की दूरी हमेशा क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के तुलना में होता है, तो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा? बराबर। समतल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनाता है। एक आपतित किरण सतह से 30 डिग्री, देखो क्वेश्चन तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ये इस प्रकार से है, बोलिए, आपतित किरण जो है ना, एक आपतित किरण सतह से 30 डिग्री बना के आ रहा है, यानी कि सतह तो इसका ये हुआ, यहां से ये 30 डिग्री बना के आ रहा है। आपतित आपतित होता है परावर्तन कोण। देखिए, ये 30 है तो हम जानते हैं इधर 90 डिग्री बनेगा। इधर कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। यदि ये 60 हो जाता है, ये यदि 60 हो जाए तो आपतन कोण 60 हो गया, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 60। तो 60 होगा, 30 नहीं मारिएगा। 30 कब मारते? जब यह आपतन कोण का मान 30 रहता है। यह कह रहा है आपतित किरण सतह से 30 डिग्री बना रहा था, इधर 30 डिग्री बन रहा था, ये 60 हो जाएगा। अभिलंब की परिभाषा है, दर्पण के समांतर रेखा नहीं, आपतन बिंदु पे दर्पण तल से लंबवत रेखा। हाँ, हम लोग दर्पण पे लंबवत रेखा जो देते हैं आपतन बिंदु पर, वही आपका अभिलंब कहलाता है, तो बी। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप आप लोग जानते हैं, इस प्रकार से बनाया जाता है। इसका उपयोग सेना लोग करते हैं बाहर देखने के लिए,
और एक समतल दर्पण यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, एक समतल दर्पण यहाँ पे लगाते हैं। ये जो प्रतिबिंब बनता है हम लोग इधर देखते हैं, इसी को पेरिस्कोप कहते हैं। तो कितना समतल दर्पण लगाए? 2। सौर कुकर में याद रखिएगा, सौर कुकर में हमेशा कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे? सौर कुकर में करते हैं सर। और कहाँ करते हैं? चला सौर कुकर में। और इसका करते हैं डॉक्टर द्वारा दांत के जांच में करेंगे। इसका उपयोग और करते हैं गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, हेडलाइट में करते हैं, हेडलाइट में करते हैं। ये सभी जगह दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग सजावट में करते हैं, सजावट में करते हैं। इसका उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। इसका स्कोप कैलिडोस्कोप में करते हैं। इसका प्रयोग और कहाँ पे करते हैं? डाइनिंग टेबल में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? स्ट्रीट लाइट में करते हैं, गाड़ी के पश्चिम मिरर के रूप में करते हैं। ये सभी इसका उपयोग हो गया। वाहनों के रिव्यू यानी कि पीछे के वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अभी जस्ट बताएं, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का सौर कुकर सब में करेंगे। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा आभासी होगा, वो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। यदि वस्तु समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे? तो जितना दूरी पे वस्तु उतना दूरी पे प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पे ही दिखाई पड़ेगा। दंत चिकित्सक अभी बताए थे, डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करेगा? बी, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो हम जानते हैं कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। और आपतन कोण कितना है? 0 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, क्योंकि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है इसका अता पता है नहीं, तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अनंत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बताइए, बतावे नहीं बतेबो हमें। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? तो याद रखिएगा, चला एम्पियर इसका मात्रक है, कूलम आवेश का मात्रक है, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग ने इतना प्रश्न किया। हम लोग का आगे भी प्रयास रहेगा कि इससे अधिक प्रश्न को किया जाए। आज समय बहुत हो गया है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो भी प्रश्न आप लोग से नहीं बने तो आप लोग बताइएगा, और आप कमेंट में स्वतंत्रता पूर्वक जो टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए होगा आप लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीका से उसे बताया जाए। आने वाले दिनों में हम आपके हिंदी के लिए और हिंदी व्याकरण का पूरा निचोड़ हम आपको कराने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण से लगभग 60 नंबर का प्रश्न आता है, तो हमारा कोशिश रहेगा कि वो आप लोग से जरूर बने। समय को गंभीरता को देखते हुए 10:30 बज चुका है।